जगतार सिंह में भले ही लाख बुराइयां रही हो, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी अच्छाई ये थी कि उसे कितने भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, वो शाम के 7 से 7:30 बजे तक के घर ज़रूर लौट आता था। जिस किसी को उससे मिलना होता था या कोई काम करवाना होता था, वो शाम 7 बजे के बाद उसके घर पे ही उसका इंतज़ार करते थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्राइम नेटवर्क की दुनिया में मैं स्वागत करता हूं। हमारा मिशन आपको देश और विश्व की रोचक और महत्वपूर्ण क्राइम स्टोरी प्रस्तुत करना है, साथ ही आपको उनके पीछे की कहानी और उससे जुड़े तथ्यों की जानकारी से रूबरू कराना है। दोस्तों, जगदार सिंह पंजाब बिजली बोर्ड में नौकरी करता था, लेकिन न जाने क्यों आज से 5 से 6 साल पहले उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और घर पर रहकर ही स्वतंत्र रूप से बिजली का मरम्मत का काम करने लगा। उसके इलाके में ज़्यादातर किसान बिजली बोर्ड की बजाय उस पर ज़्यादा भरोसा करते थे, इसलिए दूर दूर तक के गांवों में जब भी किसी की बिजली या ट्यूबवेल में कोई खराबी होती थी, लोग बिजली बोर्ड में शिकायत ना करने की बजाय जगदार सिंह से काम करवाना ज़्यादा बेहतर समझते थे। एक तो उसका समय बच जाता था, दूसरा जगतार की भी रोटी रोजी अच्छी तरीके से चल रही थी। एक शाम जब जगदार अपने निश्चित समय पर घर नहीं लौटा तो उसके घर वालों को चिंता हुई। उसके घर वालों को इंतजार करने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं था, क्योंकि उसका फोन बंद आ रहा था। जब रात 10 बजे वह घर नहीं लौटा तो उसके घर वाले परेशान होने लगे। जगदार सिंह का मोबाइल बंद था, इसलिए बात नहीं हो पा रही थी। उसकी पत्नी परमजीत कौर व बड़ा भाई गुरबख्श सिंह तथा गांव के कुछ अन्य लोग उसकी तलाश में निकल पड़े। रात करीब 11 बजे उसका फोन लग गया। उसकी पत्नी परमजीत कौर से उसकी बात हो गई। इसके बाद उसने सभी को बताया कि वह अपने दोस्त के साथ कहीं बैठ के खा पी रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं, थोड़ी देर में वह घर आ जाएगा। जगदार अपने किन दोस्तों के साथ बैठ के खा पी रहा था, उसने फोन पे ये सब नहीं बताया। बहरहाल जगदार से बात हो जाने के बाद घर वालों की चिंता कुछ कम हुई, लेकिन फोन पर कहने के बावजूद भी जगदार रात को घर नहीं आया। उसके बाद उसका फोन बंद हो गया, जो सुबह तक बंद ही रहा। अगले दिन किसी ने बताया कि गांव की पंचायती अनाज मंडी की ट्यूबवेल की पानी की टंकी में जगदार सिंह की लाश पड़ी हुई है। पंचायती अनाज मंडी जगदार के गांव से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर थी। लाश पड़ी होने की सूचना मिलने पर गांव के सरपंच, उसकी पत्नी, भाई और गांव के कुछ लोग नारिको कला पहुंचे। वहां पर ट्यूबवेल की पानी की टंकी में जगदार की लाश पड़ी हुई थी। उसके सिर और पैर पे मामूली चोटों के निशान थे। लाश को ट्रैक्टर और ट्राली की मदद पर लाद कर उसके गांव तक के ले आया गया। जगदार के पास अपना स्कूटर था, जिससे वह गांव में जाके बिजली का काम किया करता था। काफ़ी तलाशने के बाद भी उसका स्कूटर का पता नहीं चला। यही नहीं, औजार और मोबाइल फ़ोन भी नहीं मिल रहे थे। बहरहाल गांव आकर जब घर वाले और गांव वालों ने कहा कि यह तो साफ साफ हत्या का मामला है और इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए, तो उसकी पत्नी परमजीत कौर और पम्मी ने रोते हुए स्पष्ट कहा कि इस बात की सूचना पुलिस को देने की कतई भी जरूरत नहीं है और मैं नहीं चाहती कि इसकी सूचना पुलिस को दी जाए, क्योंकि पुलिस को सूचना दी गई तो वो लाश को अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करेगी। वह नहीं चाहती कि मरने के बाद उसकी पति की लाश को काट पीट कर उसकी दुर्दशा की जाए। दोस्तों, जगदार के बड़े भाई गुरबख्श सिंह और सरपंच ने परमजीत को काफ़ी समझाया कि पोस्टमार्टम होने से पता चल जाएगा कि जगदार की मौत आखिर क्यों हुई और कैसे हुई, लेकिन पम्मी अपनी बात पर अड़ी रही। उसका कहना था कि जगदार की मौत बिजली में करंट लगने से हुई है, इसलिए पोस्टमार्टम की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, सरपंच ही नहीं, घर तथा गाँव वाले कहते रहे, लेकिन पम्मी ने किसी की बात नहीं सुनी। मजबूर होकर गाँव वालों ने पुलिस को सूचित किए बगैर ही जगदार सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया। पंजाब के जिला संगरूर का एक कस्बा है अमरगढ़। इसी कस्बे से लगभग 8 किलोमीटर दूर गांव है सहीके। गुरनाम सिंह इसी गांव का रहने वाले थे। उनकी 7 संतानें थीं, जिनमें 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। बड़ा बेटा गुरबख्श सिंह
सेना से रिटायर होकर गांव में ही रहता था। उसका छोटा बेटा जगदार था जो बिजली मरम्मत का काम करता था, गांव में ही रहता था। उससे छोटा था अवतार सिंह जिसकी 20 साल पहले मौत हो गई थी। उसकी मौत कैसे हुई थी इस बात का पता आज तक नहीं चला। गुरनाम सिंह की भी मौत हो चुकी थी। गांव में अब सिर्फ 2 भाई फौजी गुरबख्श सिंह और जगदार सिंह रहते थे। दोनों के मकान भले ही अलग अलग थे लेकिन आमने सामने थे। जगदार का विवाह परमजीत कौर से हुआ था। उसके 2 बच्चे थे, 19 साल की बेटी हरप्रीत कौर और 14 साल का बेटा। परमजीत कौर ने जिद करके पति का अंतिम संस्कार भले ही कर दिया था, लेकिन फौजी गुरबख्श सिंह ने मन में हर समय यही बात घुमा करती थी कि आखिर पम्मी ने जगदार की लाश का पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया। यह ऐसा संदेह था जो उसे किसी भी तरह से चैन से रहने नहीं दे रहा था। जगदार के अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी हो गई थी तो पम्मी ने अपने मायके की तरफ रवानगी की। इसके बाद तो पूरी तरह से आज़ाद हो गई। कभी वे संगरूर चली जाती तो कभी अमरकोट। उसे ना तो पति की मौत का दुख था और ना ही बच्चों की कोई परवाह। यह सब देखकर फौजी गुरबख्श सिंह और ज़्यादा दुखी हो जाता। फौजी से जब रहा नहीं गया तो उसने सरपंच से मिलकर निजी तौर पर परमजीत और पम्मी के बारे में छानबीन की तो उन्हें दाल में कुछ काला नजर आया। पम्मी की हरकतों से उसके मन का संदेह बढ़ता गया। फिर सरपंच को साथ लेकर फौजी अमरगढ़ थाना पहुंच गए। यहां पर उन्होंने सारी बात थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संजीव गोयल को बताई तो उन्होंने भी संदेह व्यक्त किया। उनके भाई की मौत बिजली करंट लगने से नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। संजीव गोयल ने गुरबख्श सिंह की पूरी बात सुनकर उनकी शिकायत दर्ज कर उन्हें विश्वास दिलाया कि जल्द ही जगदार की मौत का रहस्य का पर्दा उठा देंगे। दोस्तों, इस मामले में इंस्पेक्टर गोयल के सामने समस्या यह थी कि मर चुके जगदार सिंह का अंतिम संस्कार हो चुका था। कोई इस तरह का सबूत भी नहीं था कि जिसके आधार पर मामले की जांच की जा सके। अब जो भी सबूत जुटाए जा सकते थे वे सिर्फ पूछताछ के आधार पर ही जुटाने थे। इसलिए उन्हें लगा कि सबसे पहले मृतक जगदार की पत्नी पम्मी से पूछताछ करनी चाहिए। इंस्पेक्टर शाही के जाकर पम्मी से जगदार सिंह की मौत के बारे में पूछा तो उसने उनसे भी यही कहा कि उनकी मौत बिजली करंट लगने से हुई थी। उस दिन वे पंचायत मंडी में ट्यूबवेल की मोटर ठीक करने गए थे। मोटर ठीक करते हुए उन्हें करंट लगा और वो टंकी में गिर गए जिससे उनकी मौत हो गई। वह सब तो ठीक है, लेकिन तुमने इस बात की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी? तुम्हें ऐसा क्या जल्दी थी कि बिना पोस्टमार्टम कराए तुमने इसका अंतिम संस्कार कर दिया? इंस्पेक्टर ने पम्मी से पूछा। सर, मैंने ये सोचा आज नहीं तो कल उनका अंतिम संस्कार करना ही है, इसलिए मैंने देर करना उचित नहीं समझा और उनका अंतिम संस्कार करा दिया। ये जवाब इंस्पेक्टर को पम्मी ने दिया। अच्छा, जगदार की अस्थियां कहाँ हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। उन्हें तो मैं श्री कीरत साहिब में प्रवाह कर दिए। मतलब तुमने सारे सबूत मिटा दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा? खैर, फिर भी सच्चाई का पता लगा लूंगा, इंस्पेक्टर ने कहा। इसके बाद उन्होंने अन्य लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में इंस्पेक्टर को पता चला कि जगदार के मरने के बाद परमजीत कौर ने ना तो बच्चों की कोई चिंता की और ना ही मौत का थोड़ा भी दुख दिखाया। उसे देखकर यह नहीं लग रहा था कि उसके पति की मौत 10 से 15 दिन पहले हुई है। बहरहाल उस दिन की पूछताछ में सरपंच ने ही नहीं, गांव के जिस व्यक्ति से भी इंस्पेक्टर ने पूछा, सभी ने यह आशंका जताई कि जगदार की मौत करंट लगने की वजह से नहीं बल्कि हत्या की वजह से हुई है और उसकी हत्या में कहीं ना कहीं पम्मी का हाथ जरूर है। इसी पूछताछ में संजीव गोयल, जो कि इंस्पेक्टर हैं, को गांव वालों से पता चला कि पम्मी के घर रविंद्र उर्फ रवि तथा जुगराज का काफी आना जाना है। हत्या वाले शाम को जगदार को इन्हीं दोनों के साथ टोरिया गांव की ओर जाते हुए देखा गया था। इंस्पेक्टर थोड़ी और गहराई में गया तो पता चला कि पम्मी और रविंद्र के बीच जरूर कुछ चल रहा था। इसके तुरंत बाद इंस्पेक्टर के मुखबिर ने उसे बताया कि परमजीत कौर को उसने रविंद्र के साथ मलेर कोटला की ओर जाते देखा था। उसके हाथ में बैग था जिससे यही लग रहा है कि दोनों गांव छोड़ के भाग रहे हैं। यह सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर ने समय गंवाए बगैर तुरंत अपनी जीप से उसका पीछा किया
और रास्ते में पम्मी और रविंद्र को गिरफ्तार करके थाने ले आया। फौजी गुरबाज सिंह के बयान के आधार पर रविंद्र जुगराज और परमजीत कौर को नामजद करके जगतार की हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर पूछताछ शुरू कर दी गई। अगले महीने संजीव गोयल ने रविंद्र और परमजीत को सक्षम अदालत में पेश करके विस्तार से पूछताछ के लिए 2 दिन के लिए रिमांड की इजाजत ली। रिमांड के दौरान रविंद्र की निशानदेही पर मृतक का स्कूटर और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। दोस्तों, रिमांड खत्म होने पर दोनों को एक बार फिर से अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें संगरूर की जिला जेल में भेज दिया गया। मृतक जगतार के भाई फौजी गुरबाज सिंह, सरपंच एवं गांव वालों तथा अभियुक्तों से की गई पूछताछ के आधार पर जगतार की हत्या की कहानी सामने आई। वे परमजीत कौर की पतन की कहानी बन गई। जगतार सिंह और रविंद्र बचपन के एक दोस्त थे। उनका खेलना कूदना, खाना पीना बचपन में सब कुछ साथ रहा। जवान होने पर दोनों ज़्यादातर साथ ही रहते थे। रविंद्र सिंह उर्फ रवि पड़ोसी गांव मुंडिया का रहने वाला काका सिंह का बेटा था। सवेरा होते ही रविंद्र जगतार के गांव सही के आ जाता और फिर जगतार उसके गांव मुंडिया पहुंच जाता। जवान होने पर दोनों की शादियां ही नहीं हो गई, बल्कि एक एक बेटे के भी बाप बन गए। जगतार बिजली मरम्मत का काम करता था, जबकि रविंद्र निठल्ला घूमते हुए आवारागर्दी किया करता था। बचपन से ही उसके काम करने की आदत नहीं थी। लगभग 8 साल पहले वह अपने एक रिश्तेदार के साथ विदेश चला गया, जहां 3 साल रहा। वहां से लौटकर उसके पास ढेरों रुपये थे। वे कार से लगातार जगतार से मिलने के लिए उसके घर पे आता। उसके लिए ढेरों सारे महंगे उपहार भी लेके गया। रविंद्र के ठाट बाट देखकर जगतार की पत्नी पम्मी खूब प्रभावित हुई। उस दिन के बाद जगतार का घर शराब का अड्डा बन गया। रोज महफिल सजने लगी। रविंद्र के साथ उसका दोस्त जुगराज भी आता। वे गांव शेरखा का रहने वाला राम सिंह जी का बेटा था। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद भी पम्मी अभी जवान और खूबसूरत लगती थी। उसकी देह किसी को भी दीवाना बना सकती थी। रविंद्र पहले से ही उसका दीवाना था, इसलिए विदेश से लौटते समय परमजीत को खुश कराने के लिए उसके लिए ढेर सारे महंगे उपहार लेके आया। एक दिन जब जगतार की गैर मौजूदगी में उसने पम्मी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि उससे प्यार करने लगा है, उसके लिए पागल हो गया है। पम्मी खुशी खुशी उसकी आगोश में समा गई। इसकी वजह यह थी कि वह भी रविंद्र और उसकी कमाई की दीवानी थी। रविंद्र और परमजीत के बीच अवैध संबंध तो बन गए, लेकिन जगतार के घर पर रहने की वजह से उन्हें मिलने का अवसर कम ही मिल पाता था। इसका उपाय रविंद्र ने यह निकाला कि जगतार की मलेरकोटला में बिजली बोर्ड में नौकरी लगवा दी। अब जगतार सुबह नौकरी पर जाता और रात को लौट कर आता। उसकी नौकरी पर जाते ही रविंद्र उसके घर में पहुंच जाता। यह लगभग रोज का नियम बन गया था। रविंद्र पम्मी पर दोनों हाथ से रुपये लुटा रहा था और वो इस तरह खर्च करता जिससे वो बहुत खुश होती। शायद इसी वजह से रविंद्र के कहने पर उसके दोस्त जुगराज से भी पम्मी ने संबंध बना लिए। अब परमजीत एक ही समय में 2 प्रेमियां रविंद्र और जुगराज को खुश करने में लगी थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन मोहल्ले में उड़ती उड़ती यह खबर किसी दिन जगतार के कानों तक पहुंच गई। इसके बाद उसने मलेरकोटला छोड़ दिया और घर पे रहने लग गया। इसी बीच किसी दिन उसने परमजीत कौर, रविंद्र और जुगराज को रंगे हाथों पकड़ लिया। उस समय परमजीत कौर, रविंद्र ने माफी मांगकर बातें संभाल ली। जगतार ने भी उन्हें माफ कर दिया, लेकिन ये लोग चोरी छुपे मिलते रहते थे। परमजीत कौर को इस तरह चोरी छिपे मिलना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने रुआसा होकर कहा, देखो रविंद्र, इस तरह चोरी छुपे मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर इस बार हम पकड़े गए तो जगतार माफ नहीं करेगा। तुम मुझसे संबंध बनाए रखना चाहते हो, मुझे भगा ले चलो या फिर जगतार का कोई इंतजाम कर दो। रविंद्र परमजीत की देह का इतना दीवाना था कि उससे बिछड़ने की कल्पना से भी डरने लगता था। इसलिए उसने परमजीत कौर के साथ मिलकर तार को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। शाम को रविंद्र ने जगतार के साथ खाने पीने का कार्यक्रम बनाया। वह महफिल उन्होंने साही के गांव से 4 किलोमीटर दूर खेतों में जमा। शराब पीने के दौरान रविंद्र और जुगराज ने बातों बातों में जगतार को कुछ ज़्यादा ही शराब पिला दी। जब जगतार
अपना संतुलन खोने लगा तो दोनों ने उसे उस पंचायत की मंडी के पास लेकर उसकी खूब पिटाई की। उसके बाद उसका गला घोट दिया और उसकी हत्या कर दी। लाश ट्यूबवेल की टंकी में फेंक दी और पम्मी को फ़ोन कर दिया और कहा कि उन दोनों ने जगतार की हत्या कर दी है। इसके बाद पम्मी ने घटनास्थल पर जाकर खुद देखा कि जगतार सचमुच मर चुका है या ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जगतार की लाश देखने के बाद उसे विश्वास हो गया और वो गांव लौट आई। जगतार की हत्या के समय वो इतनी बेचैन थी कि मात्र 1 घंटे में उसने कई बार रविंद्र को फ़ोन करके पूछा कि काम हुआ कि नहीं। ये बात संजीव गोयल इंस्पेक्टर को तब पता चली जब उन्होंने परमजीत कौर और रविंद्र के मोबाइल नंबर की डिटेल निकलवाई। रविंद्र और परमजीत को जेल भेजकर संजीव गोयल ने इस हत्याकांड के तीसरे अभियुक्त जुगराज की तलाश शुरू कर दी और उसे भी संगरूर से गिरफ्तार कर लिया। रविंद्र ने यह बात स्वीकार कर ली कि हत्या में उसका भी हाथ है। पूछताछ के बाद संजीव गोयल ने जुगराज को भी अदालत में पेश किया, जहां से उसे भी जेल भेज दिया गया। जगतार की मौत के बाद उसके बच्चे अकेले रह रहे हैं। अब अपने खोजे ताऊ गुरबख्श सिंह के साथ रहते हैं। दोस्तों, इसी तरीके की स्टोरी के लिए जुड़े रहें हमारे क्राइम नेटवर्क यूट्यूब चैनल से। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपनों के बीच में शेयर करें। दोस्तों, वक्त आ गया आपसे इजाज़त लेने का। खुश रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।